प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे और आज की अपनी वर्कशीट में हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों आओ हम जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। तो बच्चों वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने योग्य। क्या अर्थ हुआ कि जो बोलने के लायक जो बात है उसे हम कहते हैं वाच्य। ये अर्थ है वाच्य का। और दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं कि जो बोलने का विषय हो, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम वाच्य कहते हैं। और बच्चों आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं वॉइस। तो ये जो वॉइस है ये वाच्य ही है। इसे हम इंग्लिश में वॉइस और हिंदी में वाच्य कहते हैं। तो बच्चों वाच्य का शाब्दिक अर्थ हमने जाना बोलने योग्य या जो बोलने का विषय हो। और वाच्य में क्रिया ही कथ्य बिंदु है। इसका मतलब है कि वाच्य में जो बात की जा रही है वो क्रिया की ही की जा रही है और क्रिया का परिवर्तित होता या बदलता रूप ही वाच्य है। इसका मतलब है कि जिन भी वाक्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा उसमें हम देखेंगे कि क्रिया का रूप बदलता है, क्रिया बदलती है। अब क्रिया किसके आधार पर बदलती है? ये बदलती है या तो कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर या फिर भाव के आधार पर। यानी वाक्यों में कभी कभी कर्ता प्रधान होता है। प्रधान यानी इम्पोर्टेंट, मुख्य। कर्ता इम्पोर्टेंट होता है, कभी कर्म प्रधान हो सकता है या फिर भाव प्रधान हो सकता है। और इसी के अनुसार जो क्रिया है उसका रूप बदल जाता है। तो बच्चों जो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है, यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ आया कि वाच्य क्या चीज़ है। एक बार फिर से सीखते हैं। जो वाच्य है वह क्या है कि क्रिया का वह रूप जो हमें ये बताए कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार हुआ है या भाव के अनुसार हुआ है। तो क्रिया का जो रूप हमें ये बात बता देगा उसे हम वाच्य कह देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। और वाच्य के कौन कौन से 3 भेद हुए? अगर कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदला है तो वो हुआ कर्तृवाच्य। यदि कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदला है तो वो हुआ कर्मवाच्य। और यदि भाव के अनुसार क्रिया का रूप बदला तो वह हुआ भाववाच्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाच्य के 3 भेद या फिर हम कह सकते हैं 3 प्रकार होते हैं। तो अब आइए बच्चों आगे देखते हैं कि सबसे पहला जो भेद है कर्तृवाच्य वो क्या है। तो बच्चों जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष लिंग तथा वचन के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो कर्तृवाच्य वाला वाक्य होगा उसमें कर्ता ही मुख्य होगा, यानी प्रधान होगा, इम्पोर्टेंट होगा। अब यदि कर्ता इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब है कि वाक्य में कर्ता का होना ज़रूरी है। अब पहली बात हमने क्या सीखी कि कर्ता का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कर्ता इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी बात है कि कर्ता की जो विभक्ति होती है, कर्ता कारक की विभक्ति हमें पता है क्या होती है? ने। तो इसका मतलब जब कर्ता आ सकता है, कर्ता का होना ज़रूरी है, तो कर्ता के साथ विभक्ति भी आ सकती है। बच्चों कारक हमारे 8 होते हैं। 8 में से जो कर्ता कारक है वो सबसे पहला कारक है और उसकी विभक्ति है ने। तो हम कर्तृवाच्य वाले वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति को पाएंगे।
कई बार ये होगी और कई बार नहीं होगी, लेकिन ने के अलावा और कोई भी विभक्ति कर्ता के साथ नहीं लग सकती। इतनी बात समझ आई बच्चों? अब एक और बात हमारे दिमाग में आ रही है कि यदि कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रमुख है तो इसका मतलब है कि कर्म हो या ना हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि क्रिया चाहे अकर्मक हो या सकर्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कर्तृवाच्य में सिर्फ कर्ता ही मुख्य है और क्रिया कर्म पर आधारित नहीं होगी। अब बच्चों, हम ध्यान रखने योग्य बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कर्म हो या ना हो, उससे हमारे कर्तृवाच्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब दूसरी बात, जो कर्ता है उसके साथ कोई भी विभक्ति नहीं आएगी, विभक्ति रहित होता है, सिर्फ एक ही विभक्ति आ सकती है और वो कौन सी है? ने। अब तीसरी प्रमुख बात कि कर्ता का होना आवश्यक है कर्तृवाच्य में। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रधान होता है, कर्ता ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब हमने सीखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता ज़रूर होगा, कर्ता के साथ ने विभक्ति आ सकती है और कोई विभक्ति नहीं आएगी। और तीसरा, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक कोई भी हो सकती है। अब बच्चों, हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिया कि रमेश रोटियां बनाता है। अब बच्चों, आप मुझे बताओ इसमें क्रिया के पद कौन से हैं? बिल्कुल सही, क्रिया के पद हैं बनाता है, क्योंकि इन्हीं शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई काम हो रहा है। अब इस क्रिया को कर कौन रहा है? रमेश। तो इसका मतलब जो रमेश है वो है कर्ता। और अगर हम यहाँ प्रश्न पूछें कि क्या बनाता है, तो हमें जवाब मिलता है रोटियाँ। इसका मतलब ये जो रोटियाँ हैं ये क्या है? कर्म। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्या कर्तृवाच्य की सभी हमारी शर्तें पूरी हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि पहली शर्त क्या है? कर्ता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कर्ता है। दूसरा, जो क्रिया है बनाता है, इसका रूप किस पर आधारित होना चाहिए? कर्ता पर, यानी कि रमेश पर। तो आओ बच्चों इसे देखते हैं कि क्या ये इस पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि जो रमेश है यानी जो कर्ता है वो कैसा है? पुल्लिंग, पुल्लिंग है। दूसरा, वो है एक वचन, क्योंकि एक ही रमेश की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की। तो अब हम देखते हैं हमारी क्रिया पुल्लिंग है, बनाता है, हाँ ये तो पुल्लिंग है। दूसरा, एक वचन है, बिल्कुल ये एक वचन है। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाक्य में जो हमारी क्रिया है वो कर्ता पर आधारित है, कर्ता के अनुसार ही इसका रूप बना है। अब बच्चों, हम एक बार चेक करते हैं कि क्या कर्म पर भी आधारित है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो कर्म था वो था रोटियाँ। अब रोटियाँ क्या चीज़ है? स्त्रीलिंग। और दूसरी बात, ये कैसी है? बहुवचन। लेकिन हमारी जो क्रिया है वो तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग होती तो यहाँ होता बनाती। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है? बनाता। तो वो किसके अकॉर्डिंग आया है? रमेश के अकॉर्डिंग, और रोटियां के अकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब ये हमारी जो क्रिया है उसका रूप रमेश के अनुसार बदला है, ना कि कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर हमने पाया कि ये एक
कर्तृवाच्य है। तो बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों देखो, आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में लिखने के कारण एक वाक्य मैं ऐसा भी लिख गई जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है। और अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो कौन से वाक्य हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, पहला वाक्य है रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें जो क्रिया शब्द हैं वो हैं पढ़ता है, और जो इसका कर्ता है वो कौन है? रमेश। तो अब जो क्रिया का रूप है हम देख रहे हैं कि वो रमेश के अनुसार ही है। तो इसका मतलब ये तो हमारा कर्तृवाच्य है। अब दूसरा देखते हैं, बालक जलेबी खाता है। तो यहाँ पर बच्चों खाता है क्रिया है और बालक करता है। तो कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। तो ये भी सही है, कर्तृवाच्य है। अब तीसरा है चित्रकार ने चित्र बनाया। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया है, क्रिया शब्द है वो है बनाया, और इसका कर्ता है चित्रकार। तो यहाँ भी बच्चों हम देख रहे हैं कि कर्ता के बाद एक विभक्ति लगी हुई है, लेकिन ये विभक्ति कौन सी है? ये तो कर्ता कारक की ही है, ने। तो ने तो आ सकती है, तो ये बात भी ठीक हो गई। तो अब हम दूसरी बात क्या चेक करेंगे कि बनाया एक वचन है और पुल्लिंग है, तो ये भी हमारा कर्तृवाच्य है। अब अगला है मोनू सुंदर मूर्ति बनाता है। तो यहाँ क्रिया के शब्द हैं बनाता है, और इसका कर्ता कौन है? मोनू। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बनाता है मोनू के अनुसार ही पुल्लिंग और एक वचन है। अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं, अगला है उदाहरण बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो अब जो हमारी क्रिया के पद हैं वो है जाते हैं, और इसके कर्ता है बच्चे। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो कि ये जो क्रिया है वो बहुवचन में है। जाते हैं इसका मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो बहुत सारे बच्चे हो गए। और जब हम इधर देखते हैं कर्ता को, तो कर्ता भी बहुवचन है, तो हमारी बात ठीक हुई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी कर्तृवाच्य है। अगला है भोली ने पानी पिया। अब बच्चों ये क्या हुआ? यहाँ पर तो जो हमारी क्रिया का शब्द है वो है पिया, और जो हमारी कर्ता है वो है भोली। अब जो भोली है वो तो स्त्रीलिंग है, लेकिन पिया जो है क्रिया, इसकी जो लिंग है वो तो पुल्लिंग है। तो अब क्या ये कर्तृवाच्य नहीं है? नहीं बच्चों, ये कर्तृवाच्य ही है। क्यों? क्योंकि भोली के साथ यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति लगी हुई है, और जब भी हम ये देखेंगे कि कर्ता के साथ कर्ता कारक की विभक्ति लगी होगी तो वह हमेशा ही कर्तृवाच्य ही होगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं, नसीम फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर जो क्रिया के शब्द हैं वो है खेलता है, और इनका कर्ता कौन है? नसीम। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि खेलता है ये पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है, और यही बात हमारे कर्ता में है, तो इसका मतलब ये भी कर्तृवाच्य है। अगला है रसोई घर में बर्तन रखे हैं। यहाँ पर जो क्रिया के शब्द हैं वो हैं रखे हैं, और यहाँ पर कर्ता कौन है? अरे इस वाक्य में तो कर्ता है ही नहीं, क्योंकि रखे हैं क्रिया को करने वाला कौन है? वो करने वाला तो यहाँ बताया ही नहीं। तो इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता नहीं है, और जब कर्ता है ही नहीं तो ये कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। अब बच्चों हम अगला देखते हैं उदाहरण। अगले उदाहरण में लिखा है माँ ने बर्तन रखे। अब यहाँ पर क्रिया शब्द हैं रखे, और वो
रखे किसने, कौन है इसका कर्ता, माँ। और हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हुई है, इसलिए बच्चों ये कर्तृवाच्य है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शेर सो रहा है। यहाँ पर बच्चों जो हमारा क्रियापद है वो है रहा है, और इसका कर्ता जो सो रहा है और इसका जो कर्ता है वो है शेर, क्योंकि शेर सो रहा है, तो ये भी हमारा कर्तृवाच्य हो गया। अब अगला प्रश्न सवाल है हमारा, कलाकार चला गया, और यहाँ पर जो क्रिया के शब्द हैं वो है चला गया। और कौन चला गया, कर्ता कौन है इसका, कलाकार। तो बच्चों हमारी ये जो क्रिया है वो एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है, इसलिए ये भी हमारा कर्तृवाच्य हुआ। तो बच्चों अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगली वीडियो में हम कर्मवाच्य और भाववाच्य सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना। और बच्चों एक बार हम अपनी आज की वर्कशीट भी देख लेते हैं। आज की वर्कशीट में हमें यही सब कुछ बताया गया है। एक बार हम इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ आपके सामने 3 तस्वीर दिखाई गई हैं, जिसमें एक व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है, दूसरा यहाँ रेलगाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और तीसरे के सामने क्रॉस लगा रखा है। इसका मतलब ये शायद रेलगाड़ी पकड़ नहीं पा रहा। चलो बच्चों पढ़ के देखते हैं आखिर क्या लिखा है। इनमें पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक ही है, जा, लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कोई एक है, और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज कर्तृवाच्य को समझते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति से रहित होता है या केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जैसे अक्षत ने खाना खाया। अब नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप भी कर्तृवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें शब्द भंडार में 10 शब्द दिए गए हैं, और इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें 10 कर्तृवाच्य बनाने हैं। लेकिन बच्चों ये तो हम अभी अपने इन उदाहरणों में कर चुके हैं। इसमें सिर्फ जो हमारा ये वाला उदाहरण है ये हमें नहीं लिखना, और बाकी हमारे पास अब 10 उदाहरण बच गए जो हम लिख सकते हैं। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट पूरी हुई। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।